पैसे कमाने के लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और वैल्यू दो फॉर्म में हो सकती है। पहली तो सर्विस के फॉर्म में हो सकती है कि आप एक टीचर हो, पढ़ा रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, इलाज कर रहे हो, आप एक लॉयर हो, और भी कई तरीके की सर्विसेज होती है। और दूसरा तरीका है कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक गाड़ी बना रहे हो, आप एक स्मार्टफोन बना रहे हो, इनफैक्ट आप एक मूवी बना रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप या तो बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब। लेकिन पैसे कमाने का एक तीसरा तरीका भी है, हालांकि इसे तीसरा तरीका कहना थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो सकता है, बिकॉज पहला इसका रीजन ये है कि इसका उद्देश्य अलग है, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपके पास में एक एक्टिव सोर्स होना चाहिए। और ये जो तीसरा तरीका है ये है इन्वेस्टमेंट, निवेश। यहां पर आप किसी तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, बल्कि किसी प्रॉपर्टी को कम दाम में खरीद करके अधिक दाम में बेचते हो, या फिर यूं कहे कि किसी प्रॉपर्टी में आप पैसे लगाते हो, जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ती है, और इससे जो रिटर्न होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को साधारण भाषा में पैसे से पैसे कमाना भी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो रियल एसेट्स हो सकता है, जमीन हो गई, मकान हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, बॉन्ड हो गया है, किसी कंपनी का शेयर हो गया है, म्यूचुअल फंड वगैरह। इन्वेस्टमेंट को और अधिक डिटेल में समझते हैं उससे पहले जरूरी है दो बड़ी पॉपुलर मिथ को क्लियर करना। पहला ये है कि इन्वेस्टमेंट केवल अमीर व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट से आप अमीर हो जाओगे। हालांकि ये एक दोनों के अपोजिट हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मिथ है। इन्वेस्टमेंट करने के जो है दो बड़े उद्देश्य हो सकते हैं। पहला तो ये इन्फ्लेशन को बीट करना, कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है आपके पैसे की भी वैल्यू उस तरह से नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे का नुकसान करा रहे हो। तो पहला इसका मकसद होता है इन्फ्लेशन को बीट करना, और दूसरा मकसद होता है कि रिटायरमेंट के बाद में भी आपके पास में पैसे हो, जब आप पैसे नहीं कमा रहे हो, मतलब कि एक्टिवली आप काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके पास में पैसे हो, आपकी लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी मेंटेन रहे। रही बात इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में बहुत अधिक पैसा होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कई बार मोटिवेशन का तड़का लगा करके इसको इस तरह से पेश किया जाता है कि हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक गरीब व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए जरूरी है 2 वक्त का खाना। इन्वेस्टमेंट उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इतना पैसा कमाता है कि अपने और पूरे परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता हो, और इसके बावजूद भी पैसे बच जाते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि आप खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन को समझिए, खुद के फाइनेंशियल स्टेटस को केस स्टडी कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि आप कितने साल बाद रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट का मतलब केवल आप गवर्नमेंट जॉब से मत लीजिए कि आप कितने साल बाद में काम करना बंद कर दोगे। जैसे मान लीजिए किसी की आयु 30 साल की है तो वो 60 वर्ष में रिटायरमेंट होगा, तो उसके पास में एक टाइम आ जाएगा 30 साल का। तो 30 साल बाद में उसकी डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, वो क्या अमाउंट चाहता है इन्वेस्टमेंट से, और वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कितना उसको रिटर्न चाहिए। रिटर्न की बात करें तो कम से कम इतना रिटर्न तो होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करता हो। भारत में पिछले 10 सालों की बात करें तो पर ईयर एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 6.4% थी। मतलब कि इतना रिटर्न तो आपके पास में होना चाहिए जो इससे ज्यादा हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लाभ में हुआ है या फिर हानि में हुआ है, ये केवल अमाउंट से आप पता नहीं लगा सकते हो। इसके लिए आपको ROI निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI निकालने के लिए आपको जरूरी है कि जितने आपने पैसे लगाए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसको माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, और उसमें भी भाग दे देना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटू कर देना है 100। तो यहाँ पर आपके पास में ROI आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हम स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए लगाए हैं और आपको बेनिफिट हुआ है 11,000 का, मतलब कि 1,000 आपको बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप ROI निकालोगे तो आपके पास में 10% आ जाएगा। वहीं यदि रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर मान लीजिए कि आपने 80 लाख रुपए लगाए हैं और आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट हुआ है 85 लाख का, और यहाँ पर जब आप ROI निकालोगे तो आपके पास में 6.25 आएगा। अमाउंट तो हालांकि यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेनिफिट ज्यादा हुआ है, बल्कि यहाँ पर परसेंटेज ROI निकाल के आप ये बता पाओगे कि आपको बेनिफिट सच में ज्यादा हुआ है या फिर कम हुआ है। यहाँ पर 5 लाख है, वहां पर केवल 1,000 है, लेकिन बेनिफिट वहां पर ज्यादा हुआ है क्योंकि ROI ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में ROI। इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शन है तो यहाँ पर एक सवाल तो आता है कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए पहले जरूरी मैंने आपको बता दिया है कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्क का, कि आपकी रिस्क की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न का एक गहरा रिलेशन है। जहां पर स्टॉक में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है,
बॉन्ड में दोनों कम है, और यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोनों मिडिल है, और गोल्ड की भी यही है। तो रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप बिल्कुल ही सुरक्षित चाहते हो तो कई तरह की योजना भी है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, और भी कई तरह की योजनाएं हैं। तो आप इन पर भी विचार कर सकते हो। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप किसी एक में इन्वेस्टमेंट करें, आप मल्टीपल भी कर सकते हो। जहां पर अधिक रिस्क है और रिटर्न भी अधिक है, कुछ पैसे वहां लगा सकते हो, कुछ पैसे आप सुरक्षित कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की जहां पर बात आती है तो कई लोग इसे डाउट की नजर से देखते हैं, इसे गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं, इसको भी डिटेल से समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक और सवाल उठता है कि क्या सेविंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके समझने के लिए आप बस इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में आपके पास में रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी होता है। बात करते हैं यदि सेविंग की, तो यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता लेकिन रिटर्न भी नहीं होता है। जहां पर सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है और वहीं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रही बात सेविंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी है और दोनों चीजें साथ साथ होगी। सेविंग में आपके पास में इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में यदि 6-7 महीने के अंदर आपके पास में इमरजेंसी आए तो आपके पास में इतना फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बीमार पड़ गई और आप चले चाचा जी से उधार लेने, क्योंकि आपने तो सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और सारे पैसे बचा के रखना भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो लोग बैंक में पैसे रख करके खुश होते हैं उनको हकीकत में खुश नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट में जहां पर ईयर आपको 5-6% रिटर्न मिलता है, वहीं महंगाई 6% से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली यहां पर आप अपने पैसे का नुकसान करा रहे हो। अमाउंट में भले ही वो बढ़ जाए लेकिन वैल्यू में वो कम ही रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि बहुत अधिक पैसे आप ना ही जमा करें और ना ही बैंक में रखें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इज इन्वेस्टमेंट ए गैम्बलिंग? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जहां पर आप एक जेन्युइन तरीके से पैसे कमा रहे हो, जबकि गैम्बलिंग में आप पैसे जीत रहे हो। इन्वेस्टमेंट में जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हो तो उस प्रॉपर्टी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी पैसे की ग्रोथ होगी, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी ने गैम्बलिंग से लाखों कमाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने लाखों खोए भी हैं, तभी तो उसने कमाए हैं। वहीं यदि किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने भी उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उन सभी को बेनिफिट होगा। यहां पर किसी को हानि नहीं होगी तभी किसी को लाभ होगा, ऐसा यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपके पास में एक आधार होता है, डेटाबेस को आप एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना बेनिफिट होगा, किस में अधिक बेनिफिट होगा, किस में कम होगा। जबकि जुए में यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक पूरी तरीके से लक पर डिपेंड करता है। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ या ना, हेड या टेल। अब ये हाँ क्यों है, ना क्यों है, अब ये क्यों जीता है, क्यों आ रहा है, ऐसा कभी आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो। उससे भी पहले आप किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, और उसके बाद भी आप ये नहीं देख सकते हो कि वो क्यों आ रहा है। पूरी तरीके से ये लक पर डिपेंड करता है। गैम्बलिंग में जहां पर एक की रातों रात आबादी और दूसरे की बर्बादी होती है, उस चीज को आप इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हो जहां पर एक जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करें तो कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। स्पेशली हमारे यूथ स्टूडेंट की बात करें तो एक बार जीतने का चस्का लग जाने के बाद में ये बार बार खेलते हैं और तब तक इसको नहीं छोड़ते हैं जब तक कि पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होते हैं। और हालत ये हो जाती है कि किसी को बताने लायक भी नहीं रहते हैं, फिर सुसाइडल थॉट आते हैं और कई तो सुसाइड भी करते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि गैम्बलिंग तो दूर की बात, वो तो खराब चीज है, लेकिन स्टूडेंट को जो खुद से पैसे नहीं कमाते हैं उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। आप लोन लेकर के, उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हो, ये एक तरह का रिस्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बर्बादी है आपके लिए। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से साफ कीजिए और जितने भी लोन और कर्ज है उनको पहले पूरी तरीके से निपटाइए और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। और उससे भी पहले आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6-7 महीने का। फाइनेंशियल स्टडी को केस स्टडी करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अपनी टर्नओवर और इनकम का कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस पर देखिए अलग अलग राय है। नॉर्मली एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 15% से लेकर 25% तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा एक पॉपुलर रूल भी है 50-30 और 20 का, जिसमें यह कहा गया है कि अपनी इनकम का 50% जो है बेसिक जरूरत चीजों में चला जाता है और बाकी की जो 30% है वो शौक के लिए, चिल मारने के लिए, आनंद के लिए, इंजॉय के लिए। और बाकी के जो 20% है उनमें से आप
जितना अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो और सेविंग कर सकते हो। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के लिए 30% भी कम हो सकता है, किसी के लिए 10% भी ज्यादा हो सकता है। इस वीडियो में मैंने इन्वेस्टमेंट के जितने भी ऑप्शन हैं तो उन पर डिटेल से बात नहीं की है। ओवरऑल जो मेरा थीम था वो इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना था। और वीडियो मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो मैंने अलग अलग सोर्स से उठाई हैं, जहां पर एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखे हैं, तो उनको जाकर के और अधिक आप पढ़ सकते हो और डिटेल से समझ सकते हो।